नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जून के फर्स्ट 10 डेज़ में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हों, सभी को कवर किया गया है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ का करंट अफेयर यहाँ पर मैं जून के मंथ का आपको दे रहा हूँ। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड अभी किसी भारतीय को दिया गया है। कौन है वो, उनकी बात होगी। साथ साथ अभी भारत का एक राज्य है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया है कि हम एयर पॉल्यूशन को टैकल करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने ऐसा किया है। और लोकसभा इलेक्शन अभी हुए हैं, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ 4 राज्यों के इलेक्शन भी हुए हैं। तो वहाँ पर किसको किसको मेजॉरिटी मिली है, लोकसभा में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और लोकसभा के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी जी बन गए, तो उन्होंने अपनी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें किनको किनको बुलाया है, किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है, उनकी बात होगी। और अभी रिसेंटली में ब्रांड एम्बेसडर टोबैको कंट्रोल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने किनको नियुक्त किया है, इनकी बात होगी। और अभी रिसेंटली में पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की नियुक्त हुई हैं, कौन है ये। साथ साथ IIM, ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं जैसे MBA हो गया, उसे कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो सबसे बेस्ट संस्था कौन सी है, तो वो IIT है। उसी प्रकार से IIM भी है जो कि अभी एक राज्य में ओपन होगा, पहली बार उस राज्य में ओपन किया जा रहा है। मतलब सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको डेवलप करने के तरफ आगे कदम बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है। मतलब 2023 का परफॉर्मेंस किया गया उनके द्वारा और ये दिया गया है किसको, भारत के मेजर राधिका सेन को। किसको, मेजर राधिका सेन को। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ना एक हेल्प के लिए अलग अलग देशों में, जिनको पीस कीपर्स कहा जाता है, उनको अलग अलग देशों में तैनात करते हैं, जो कि उस देश में शांति को बहाल करने के लिए काम करते हैं। उन्हीं में मेजर राधिका सेन भी काम कर रही थी कोंगो में, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर के रूप में कोंगो में काम कर रही थी। और उनके काम को देखते हुए उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्या इससे पहले किसी भारतीय को मिला है? बिल्कुल, 2019 में मेजर सुमन को यहाँ पर 2019 में यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक, आगे बात करें तो ये है राधिका सेन। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में SSC आपने सुना होगा, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। ये नॉर्मल जो किसी भी ऑफिस में स्टाफ को सिलेक्ट करने में मदद करता है। ये ज़्यादातर D और C ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर ये सिलेक्ट करता है। तो ये इसके अभी रिसेंटली में नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो अभी रिसेंटली में नए चेयरमैन राकेश रंजन जी बने हैं। कौन, राकेश रंजन। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकी बात करें तो ये स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में काम कर चुके हैं। ये IAS ऑफिसर है 1992 बैच के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में वर्ल्ड बैंक के साथ एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए हरियाणा ने यहाँ पर साइन अप किया है। हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं TVSN प्रसाद, इनके द्वारा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने साइन अप किया, जिससे कि वर्ल्ड बैंक इनको फंड प्रोवाइड करा सके। और वर्ल्ड बैंक ने 10,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड करा भी दिया है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन को ये टैकल कर सके। एयर पॉल्यूशन में जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब
ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन में रहते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसका आगरा सिटी, कानपुर सिटी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हरियाणा भी अपने यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ साइन अप कर चुका है। अब हरियाणा की बात करें तो इसके कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नेशनल कैपिटल रीजन में भी आते हैं, तो इसीलिए इसने पहली प्रायोरिटी देते हुए एयर पॉल्यूशन को ऐसा काम किया है। हरियाणा जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह साइनी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया गया और ये दोनों वेटलैंड बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। टोटल भारत की जो अब रामसर साइट्स हैं वो 82 हो चुकी हैं, 82। और पहली पोजीशन पर कौन है? यूके, जिसकी 175 साइट्स को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। और भारत कौन से रैंक पर है? तो भारत तीसरे रैंक पर है। और अगर बात करें भारत के साथ चाइना भी तीसरी पोजीशन पर आता है, उसके भी 82 जो रामसर साइट्स अवेलेबल है। अगर बात करें अभी रिसेंटली में जो 2 वेटलैंड्स हैं वो कौन सी हैं, तो वो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरीज़ हैं, जो कि अब नई वेटलैंड है, जो रामसर कन्वेंशन के माध्यम से इसको रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली में इलेक्शन हुए। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, साथ साथ ये आंध्र प्रदेश और सिक्किम, इन चार राज्यों में साथ साथ लोकसभा में भी चुनाव हुआ। तो इन 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली इलेक्शन हुए उनमें बीजेपी को बहुमत मिल गया। टोटल अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट्स हैं, 60 सीट हैं, उनमें से 46 सीट बीजेपी को, एनपीपी को 5, पीपीए को 2 और कांग्रेस को 1 मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। अरुणाचल प्रदेश में पहले भी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू थे और दोबारा से चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बन चुके हैं, वैसे तीसरी बार ये शपथ ले रहे हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल ईटानगर है और गवर्नर यहाँ के कैवल्या विक्रम परनायक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में से आता है जिनकी 3 देशों के साथ सीमा टच होती है, एक भूटान और चाइना और म्यांमार। ये 3 राज्य हैं, 3 देश हैं जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य सीमा टच करता है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सिक्किम असेंबली इलेक्शन भी लोकसभा के साथ कराए गए, जिसमें जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसने 32 सीटों में, सिक्किम में कितनी सीटें हैं असेंबली में? वहाँ पर 32 सीटें हैं, 32 सीट्स, जिनमें से 31 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत ली हैं। ये बीजेपी के साथ कोalition में थे, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने कोalition तोड़ दिया और अब इन्होंने खुद से चुनाव लड़ा और 31 सीटें इन्होंने जीत ली दोबारा से। अब प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, पहले भी यही थे। ठीक, और सिक्किम जिसकी कैपिटल गंगटोक है, ये भी उन राज्यों में आता है जिनकी 3 देशों के साथ सीमा टच होती है, एक नेपाल, चाइना और भूटान। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हुआ, वहाँ पर किसको बहुमत मिला है? तो वहाँ पर बीजेपी कोalition में है, तेलुगु देशम पार्टी जो कि एन चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है, ये वहाँ के उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और अब ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये चौथी बार चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के बने हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जगह ये लेंगे, इनसे पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। एनडीए में जो टीडीपी और जेएसपी जो एक एक्टर है पवन कल्याण, उनकी पार्टी है, ये कोalition में है और अब यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक, ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। अगर आंध्र प्रदेश इलेक्शन की बात करें तो टोटल सीटें 175 होते हैं, पता होना चाहिए आपको, 175 सीट्स टोटल होती हैं। टीडीपी ने 135 सीट्स, जेएसपी ने 21, बीजेपी ने 8 और
YSRCP ने 11 सीट्स जीत ली है। आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अमरावती है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम सिंगल कैपिटल के रूप में अब काम करेंगे, और यहाँ के गवर्नर अब्दुल नाजी हैं, इन्हीं के द्वारा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको शपथ दिलाई गई। अब लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन जिसमें 240 सीटें, टोटल 543 सीटों में चुनाव हुआ, 443 सीट्स में चुनाव हुआ, और बीजेपी ने यहाँ पर 240 सीट्स जीत ली हैं। अगर बीजेपी के पूरे अलायंस की बात करें, जिसको एनडीए कहते हैं, एनडीए जिसको 292 और दोबारा से रीकाउंटिंग हुई और बहुत सारी सीट्स में जो माजरा अटका रहता है, तो करीब करीब इनको 300 सीटों के आसपास मिल चुकी हैं। ठीक, तो बीजेपी और उसके कोalition को 300 सीटें मिल चुकी हैं, और यहाँ पर कितनी चाहिए टोटल अगर पूछा जाए, मेजोरिटी में कितनी चाहिए, तो 272 सीट्स चाहिए मेजोरिटी के लिए, आधी चाहिए, आधी से एक ज़्यादा। तो इतनी अगर सीटें बीजेपी के पास होती तो खुद से सरकार बनाती। अभी अपने कोalition के साथ सरकार बना रही है, और नरेंद्र मोदी जी इनके प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर बीजेपी के कोalition में सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो उनमें नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी का अहम रोल है। दूसरी पार्टी कौन थी, तो इंडिया नाम की राहुल गांधी इसको लीड कर रहे थे। इनको 234 अप्रॉक्स सीट्स मिल चुकी हैं, और अदर्स को 17 सीट्स यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो सीधा प्रधानमंत्री कौन बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। 3 बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री में तीसरे पर्सन ये बन चुके हैं। पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे कौन बन गए, भारत के प्रधानमंत्री इस समय पर जो है नरेंद्र मोदी जी। 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी की जो प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए इनकी जो ओथ सेरेमनी थी, उनमें किन किन देशों को इनवाइट किया गया था कि वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें 6 कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाया गया। अगर एनसीईआरटी की बात माने तो 7 लैंड लॉक्ड माफ़ कीजिएगा लैंड से कनेक्ट वाले देश भारत के साथ सीमा टच करते हैं, और 2 श्रीलंका और मालदीव, ये 2 वाटर के साथ सीमाओं को टच करते हैं। तो 6 कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाया गया, जिनमें मालदीव के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू थे, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं, और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इनका नाम है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, और भूटान के किंग जिग्मे केसर नमगेल वांगचुक थे। तो इन 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी में किया है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसने अभी ब्रांड एम्बेसडर टोबैको कंट्रोल के लिए किसे बनाया है, ये बनाया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु बैडमिंटन की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत को अलग अलग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जितवाए हैं, और इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर टोबैको को यूज़ ना करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 किस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर दिया है, तो ये दिया है निमहंस को। निमहंस कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि बेंगलुरु में अवेलेबल है। इन्होंने जिस तरीके से सोशल बेहतरी के लिए जो काम किया है, सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया है, उसको देखते हुए निमहंस के जो डायरेक्टर ने प्रतिमा मूर्ति जी को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी 27 से लेकर 1 जून तक जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड 2019 से WHO के द्वारा दिया जा रहा है। आगे अगला क्वेश्चन, एक्टिंग चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन बने हैं, तो एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं जब तक परमानेंट कोई चुन के नहीं आते
तब तक ये यहाँ पर चेयरपर्सन रहेंगे। इनका नाम है विजया भारती सयानी। कौन? विजया भारती सयानी। इनको भारत के प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त करते हैं और ये एक्टिंग चेयरपर्सन बनी है। क्यों? क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था 3 साल का, उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद विजया भारती सयानी को बनाया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन NHRC में। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन। इंडिया का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने अभी रिसेंटली में एक सब ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम अग्निबाम है, इसको लॉन्च किया। और ऐसा करने वाला, ये सब ऑर्बिटल में लॉन्च करने वाला ये पहला एक स्टार्टअप भारत का बन चुका है, जिसने कहीं ना कहीं इसरो के कुछ साइंटिस्ट्स की और इसरो की रिसोर्सेज को यूज़ किया, लेकिन फिर भी पहला ये हमारा स्टार्टअप बन चुका है जिसने सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल में रॉकेट के माध्यम से अग्निबाम मिशन को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका इन्होंने यूज़ किया है पहली बार। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 आपको पता है चल रहा है। किन 2 देशों में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत अहम टीम है इनमें, और ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज़ में। यहाँ पर अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो ओलंपिक भी 2028 में यहीं पर इंक्लूड होगा, यहीं पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जहाँ पर क्रिकेट भी इंक्लूड किया गया है। और अब ICC के द्वारा पहली बार यहाँ पर क्रिकेट के इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में UAE के साथ मतलब खेलते हुए UAE के साथ एसोसिएट नेशन बना था, जो कि क्रिकेट में कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा था। 2021 से ही ये जुड़ा है, जो क्रिकेट की टीम को अपने इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च कर चुका है, और अब USA की टीम इस T20 वर्ल्ड कप में खेल भी रही है। यहाँ पर आप T20 की वर्ल्ड कप की टीम की अगर बात करें तो टोटल 4 ग्रुप बने हुए हैं 5-5 टीमों के, तो मतलब 20 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में एक अरब कंट्री है जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इन्होंने इंडियन टूरिस्ट के लिए एक अपने जो वीज़ा की क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक रिटर्न टिकट और साथ साथ आपके अकाउंट में 60,000 रुपया होना चाहिए, तभी आप हमारे देश आएँ। 20 से 35 साल के जो अगर आप हैं तो हमारे देश में आएँ, और अगर आप आते हैं और आप हमारे यहाँ की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस सही नहीं दे पाते हैं, तो आपको वहीं से रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये अभी नई कंडीशन डाली गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारतीय टूरिस्टों के लिए, इसीलिए चर्चाओं में रहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन। USA के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को क्राइम में कन्विक्ट पाया गया है। ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं थे उनसे पहले केस चल रहा था, और उसके ऊपर जो एक वहाँ की एक एक्टर हैं उनके द्वारा इनके ऊपर क्लेम किया गया कि इन्होंने यहाँ पर जो स्टॉर्मी डैनियल है इन पर फाल्सीफाई बिजनेस रिकॉर्ड प्राप्त को दिखाने का इलेक्शन कैंपेन में यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने केस किया, और केस करने के बाद अब ये सज़ा पा चुके हैं। तो अब पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं USA के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कन्विक्ट हो चुके हैं किसी केस में। अगला क्वेश्चन। नए DG वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के कौन बने हैं? तो आंसर होगा इमैनुएल सोबेरियन। ये DG बने हैं जो कि वर्ल्ड में एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, एक एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड ये काम करती है, और दुनिया में एनिमल्स के जो हेल्थ, जो भी उनकी मेडिसिन्स हो गई, जो भी उनके दूसरे काम हैं, उनको करने में ये मदद दुनिया में अलग अलग देशों की करती है। इसको 2024 में बनाया गया था, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 183 मेंबर कंट्रीज़ हैं, भारत भी इसका एक मेंबर है। अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में गोल्ड रिज़र्व की एक डेटा जारी हुआ, तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है?
तो ये अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। कितना? 8,000, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टन गोल्ड यूनाइटेड स्टेट के पास अवेलेबल है। भारत की बात करें तो भारत अगर सीक्वेंस में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और इटली पहले, दूसरे, तीसरे पोजीशन पर आते हैं। भारत 9th पोजीशन पर है। जो गोल्ड के रिसोर्सेज भारत के पास अवेलेबल है, भारत के पास अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम लेस यूनाइटेड स्टेट से गोल्ड के जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, 800 के आसपास आप टन मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मेक्सिको की कौन नियुक्त हुई? तो मेक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, जिसके अभी पहली वुमेन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम बनी है। कौन? क्लॉडिया शेनबॉम। ये पहली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है मेक्सिको की। मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है। मेक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के एंड्रेस मनोल लोपे एब्राडोर हैं। अगला क्वेश्चन, चांग-ई 6 मिशन, अभी रिसेंटली में मून में एक मिशन भेजा गया है, किसके द्वारा? तो चांग-ई 6 मिशन जो है ये चाइना के द्वारा लूनार मिशन है, और इसका भी एक मेन मकसद ये है कि साउथर्न पोल पर ये लैंड कराने वाले हैं और वहाँ से कुछ साक्ष्य या कुछ मिट्टी वगैरह भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी रिसेंटली में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत पहला वैसे देश बन चुका है जिसने मून के साउथर्न पार्ट पर एक अपना मिशन लॉन्च कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें, चंद्रयान 3 मिशन के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था, भारत ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर बैन कर दिया है अपने देश में आने के लिए? और ये मालदीव ऐसा एक देश है जिसने अभी इजरायली पासपोर्ट जो होल्डर्स हैं उनको अपनी कंट्री में रोक लगा दी है। ये बात करें, ऐसा क्या पहली बार कर रहा है मालदीव? नहीं, ऐसा पहले भी 1990 में और 2010 में इजराइल के साथ कर चुका है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत में जो इजरायली एम्बेसडर हैं, भारत में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर अनाउंस किया है कि आप मालदीव की जगह भारत में घूमने आए, भारत के लक्षद्वीप को, अंडमान को विज़िट करें। वो लगभग मालदीव जैसा ही आपको एक्सपीरियंस देगा। इससे भारत के टूरिज्म में बेहतरी होगी, काफ़ी चर्चाओं में रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन बनी थी? आंसर होगा रुचिरा कंबोज बनी थी। अभी रिसेंटली में ये रिटायर हो गई, इसीलिए अब ये इस पद से भी रिटायर हो चुकी हैं। तो रुचिरा कंबोज जो कि भारत की IFS ऑफिसर हैं, ये अभी भारत की पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में बनी। अब ये रिटायर हो चुकी हैं, मतलब 60 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए अपनी सर्विस के। रिटायर होने के बाद अब इन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ये है रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन, अभी राज्य का पहला IAM बनेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर असम के चीफ मिनिस्टर ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल को अनाउंस किया कि भारत के एक और राज्य में IAM बनने वाला है। IIM की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि MBA, जो कि बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशंस को प्रोवाइड कराता है। तो अब ये गुवाहाटी के पास में इसको डेवलप करा जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुडलेप्पा हेलिकेरी अवार्ड 2024 जो अभी रिसेंटली में किसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो सिद्धालिंगा पत्तनासेट्टी को ये प्राप्त हुआ है। इनकी बात करें तो एक पोएट और प्ले राइटर हैं। ये जो अवार्ड गुडलेप्पा हेलिकेरी है, इनकी बात करें तो कर्नाटका में इन्होंने गांधी जी के काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम किया था, इसीलिए उनको सम्मानित करते हुए उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। इस बार पोएट और प्ले राइटर सिद्धालिंगा पत्तनासेट्टी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कमल किशोर सोन जो कि एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, जिनको DG एडिशनल चार्ज नियुक्त किया गया है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। तो ध्यान रखिएगा, कमल किशोर सोन ये IAS ऑफिसर, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक संस्था है उसमें। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में
इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा बन चुका है? पहला कौन है जहां पर भारत सबसे ज़्यादा सामान को बेचता है या भेजता है? ये है यूएस। दूसरा कौन है? यूएई। तीसरा कौन बन गया? नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों याद होने चाहिए जिसमें भारत सबसे ज़्यादा सामान को बेचता है। नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के मोनार्क हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी रिसेंटली में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस कुछ कंट्रीज़ के साथ किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? यूएस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इंडिया ने अभी रिसेंटली में किया है, जिससे कि भारत में फ्यूचर में जो ड्रग्स हैं वो डेवलप होंगे या फिर इन देशों में डेवलप होंगे, तो दोनों के बीच में जो भी सप्लाई सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सकेगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, रशिया के कौन से कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में स्पेंड कर दिया और ऐसा करने वाले पहले पर्सन बने हैं? इनका नाम है ओलेग कोनेंको। कौन? ओलेग कोनोनेंको। याद रखिएगा, पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं और ये रशिया के कॉस्मोनॉट हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट अभी किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया? भारत की जो आर्मी है उसकी हेल्प से इसको डेवलप किया गया। ये नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में डेवलप किया गया है। कहाँ पर? नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में, जिससे कि प्लास्टिक को मैनेज किया जा सके इन क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, एनपीसीआई जिसने इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, इसने अभी रिसेंटली में किस साउथ अमेरिकन कंट्री में यूपीआई पेमेंट को इनेबल कर दिया है? ये पेरू में किया गया है, जिससे कि जो यहाँ पर रहने वाले भारतीय हैं, जो यहाँ पर विजिट करते हैं भारतीय, उनको पेमेंट करने में आसानी हो और साथ साथ डिजिटल पेमेंट का जो एक्सपेंशन है वो पेरू में हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में ब्रिटेन में, यूके में नए नोट को छापने का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की अब फोटो नहीं आएगी। अब किसकी आएगी? किंग चार्ल्स थर्ड की फ़ोटो आने वाली है। तो नए नोट ब्रिटेन के, जिनमें जो करंट किंग है चार्ल्स थर्ड की यहाँ पर फ़ोटो अब नए नोट में ब्रिटेन के आने वाली है। यूके की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो कैपिटल इसके लंदन, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम 2 जून को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था। उसके बाद हम 2 जून को ही लगातार तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उस समय पर भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब भारत में सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। ठीक, तो 2014 में तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना बना था, इसलिए 2 जून को हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इसको WHO और साथ साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 2018 से। दुनिया में फूड की अवेलेबिलिटी कराना इनका लक्ष्य है, इसीलिए फूड को कम वेस्ट करें, फूड को ज़्यादा बर्बाद ना करें, ज़्यादा इधर उधर फेंकें ना। इसीलिए फूड के अवेयरनेस, फूड्स की इम्पोर्टेंस के अवेयरनेस को ऑब्जर्व करने के लिए फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 जून को। बाइसिकल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको दिखाने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में अनाउंस किया था इस डे को। इसीलिए हम तब से ही 3 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब ऑब्जर्व होता है? तो ये 31 मई को हम वर्ल्ड नो तंबाकू डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन
फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस रखी गई है। WHO के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो अवेयरनेस है कि भाई तंबाकू से क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्रॉनिकल इलनेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं, हार्ट की डिसीज़ हो सकती है, या कोई हमें स्ट्रोक आ सकता है। इन सारी बीमारियों को हम अवेयरनेस के रूप में इस डे में ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अगर बेहतर लगा है तो लाइक और जो भी आपको सजेशन हो कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।